गुड मॉर्निंग, नमस्ते स्टूडेंट्स। इसके पहले रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के हम दो न्यूमेरिकल हल कर चुके हैं। आज हम तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हल करने जा रहे हैं। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के रूल्स मैं इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम सबसे पहले न्यूमेरिकल में कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट और फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट ढूंढेंगे। आपको क्वेश्चन में कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट दिया हो सकता है या फिर फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट दिया हो सकता है। जो भी आपको प्रॉफिट दिया है उससे आपको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। अगर आपने कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से शुरुआत की है तो आपका आंसर फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट आएगा, और अगर आपकी शुरुआत जो है फिनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट से हुई है तो आपका आंसर कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट आएगा। तो आइए हम आज देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो है न्यूमेरिकल्स दिख रहा होगा, तो हम पहले उसको पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द फिनेंशियल अकाउंट प्रॉफिट। इट मीन्स आपको फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कहा गया है। नंबर 1, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ₹75,000। नंबर 2, ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट ₹7,000। नंबर 3, अंडर रिकवरी ऑफ ऑफिस ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट ₹5,000। नेक्स्ट, provision for bad debt ₹500, profit received on investment ₹750, bank interest received ₹450, provision for income tax ₹10,000, excess depreciation written in financial books ₹2,500। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। हिंदी में आपको दिया है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर वित्तीय लेखों का लाभ ज्ञात करिए। लागत लेखों के अनुसार लाभ आपको 75,000 दिया है। नेक्स्ट दिया आपको लागत लेखों में कारखाना ऊपरी व्यय अधिक लिखे गए 7,000 रुपये। कार्यालय व्यय की अधिक वसूली, कार्यालय व्यय की कम वसूली हुई है लागत लेखों में 5,000 रुपये। अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान आपको दिया है 500 रुपये। विनियोगों से आपको लाभ प्राप्त हो है 750 रुपये। बैंक से ब्याज मिला 450 रुपये, और आयकर के लिए प्रावधान 10,000 रुपये। वित्तीय लेखों में अतिरिक्त ह्रास लिखा गया 2,500। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे तो देखते हैं। हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको सोल्व करने के लिए किस प्रकार से हम कॉलम बनाएंगे तो आपको कॉलम स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम हेडिंग लिख देंगे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। देन जो कॉलम बने हैं उनके नाम पर्टिकुलर, डिटेल एंड अमाउंट। क्वेश्चन की जो शुरुआत है, जैसा कि मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, आपको प्रॉफिट से करनी है। आपके क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट दिया है, हमारे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है कॉस्ट अकाउंट का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ₹75,000। देन क्वेश्चन में इसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन दिए हैं उन ट्रांजेक्शन को हमको इस प्रॉफिट में या तो प्लस करना है या हम माइनस करेंगे। तो हम एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते जाते हैं। जो प्लस करने वाला होगा उसको हम प्लस कर देंगे, और जो माइनस करने वाला होगा हम उसको छोड़ देंगे अभी, क्योंकि हम पहले प्लस करने वाले ट्रांजेक्शन प्लस करेंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन आपको दिया है कि ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। ओवर रिकवरी
का मतलब होता है कि ज़्यादा लिख देना। कहाँ ज़्यादा लिखा है? क्वेश्चन में क्या कहा है कि ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा है। और हमने क्वेश्चन की शुरुआत भी कॉस्ट अकाउंट से की है और ये भी कॉस्ट अकाउंट की बात कर रहा है कि कॉस्ट अकाउंट में ओवर रिकवरी मतलब ज़्यादा है और हमारा एक्सपेंसेस का रूल है कि अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो आपको प्लस करना है, आपको ऐड करना है। इट मीन्स हम इसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे नंबर 1, ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट ₹7,000। देन सेकंड ट्रांजेक्शन है आपको दिया हुआ अंडर रिकवरी ऑफ ऑफिस ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट ₹5,000। अब यहाँ अंडर रिकवरी मतलब कम, मतलब कम लिखा गया है। कहाँ कम? कॉस्ट अकाउंट में। तो ये एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंट में कम है और हमारा रूल है एक्सपेंसेस का कि कम हो तो आपको माइनस करना है एक्सपेंसेस को। तो ये आइटम को हम अभी इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हम इसको माइनस करेंगे बाद में, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आइटम है अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। मैं इसके पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनका रिकॉर्ड सिर्फ फिनेंशियल में होता है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं होता। तो ये उनमें से एक है। और एक मैं बात और बता दूं आपको कि जिस ट्रांजैक्शन के साथ कहीं भी कुछ भी लिखा नहीं कि उसका रिकॉर्ड फिनेंशियल में हुआ या कॉस्ट अकाउंट में हुआ है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया, आपको कुछ भी नहीं दिया है, इट मीन्स ये समझना है ऐसे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सिर्फ फिनेंशियल में हुआ है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं हुआ है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट के साथ में कुछ भी नहीं है कि ये कॉस्ट अकाउंट में है कि फिनेंशियल में लिखा है, इट मीन्स इसका रिकॉर्ड सिर्फ फिनेंशियल में हुआ है। और ये एक्सपेंसेस है, सिर्फ फिनेंशियल में इसका लिखा हुआ है और हमारा जो बेस है वो कॉस्ट अकाउंट है, क्योंकि हमने क्वेश्चन की शुरुआत कॉस्ट अकाउंट से की है। तो सिर्फ फिनेंशियल में इसका रिकॉर्ड हुआ, मतलब कॉस्ट में एक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब कॉस्ट में ये आइटम कम है। और एक्सपेंसेस का रूल है कम है तो माइनस करो, इट मीन्स ये आइटम भी आपको माइनस करना है, इसको हम अभी छोड़ देंगे। नेक्स्ट आइटम है विनियोगों पर लाभ प्राप्त हो, यानी कि प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? कुछ भी नहीं दिया है, इट मीन सिर्फ फिनेंशियल में रिकॉर्ड हुआ है इसका, इसके साथ कुछ भी ना दिया हो मतलब फिनेंशियल। कॉस्ट अकाउंट में इसका रिकॉर्ड भी हुआ है, मतलब ये कॉस्ट अकाउंट में ये भी कम है। जिसका रिकॉर्ड नहीं हो मतलब कम, बट ये इनकम है क्योंकि प्रॉफिट रिसीव्ड, ये इनकम है, ये आय है और इसका रिकॉर्ड लागत में नहीं हुआ है मतलब लागत में कम है। इनकम का रूल होता है उल्टा कि अगर कम है तो जोड़ो, मतलब इस आइटम को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो ऐड नंबर 2, प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹750। देन नेक्स्ट आइटम है आपका बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी सेम, प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये दोनों सेम नेचर के, दोनों इनकम है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट ऐड किया तो आपको बैंक का इंटरेस्ट भी ऐड करना है, क्योंकि ये भी इनकम है और कॉस्ट में कम है और इनकम कम होती है तो जुड़ती है। इसको भी हम नंबर 3 बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस कर देंगे 450। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कुछ भी लिखा नहीं इसके साथ में, इसका रिकॉर्ड फिनेंशियल में हुआ है, कॉस्ट में हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कुछ भी ना लिखा हो तो सिर्फ फिनेंशियल में रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं हुआ है, मतलब ये कॉस्ट अकाउंट में नहीं हुआ है, मतलब कम है। और एक्सपेंडिचर है क्योंकि इनकम टैक्स प्रोविजन क्या है? खर्चा है, और कम हो तो खर्चों को कम हो तो माइनस करते हैं, तो इसको हम माइनस करेंगे, इसलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय पुस्तकों में अतिरिक्त ह्रास, यानी कि एक्सेस डेप्रिसिएशन रिटर्न इन फिनेंशियल बुक। वित्तीय पुस्तकों में ह्रास आपने लिख दिया है, इट मीन्स कॉस्ट में नहीं लिखा है। एक्सपेंसेस से डेप्रिसिएशन क्या खर्चा है, फिनेंशियल में लिखा, कॉस्ट में लिखा नहीं, मतलब कॉस्ट में कम है। और खर्चों को कम हो तो कम करो, माइनस करो, तो इसको भी हम माइनस करेंगे, इसको भी हम अभी छोड़ देंगे। तो जितने ट्रांजैक्शन हमको दिए थे उसमें से हमको प्लस वाले
3 ट्रांजेक्शन ही मिले, हमने उनको लिख चुके हैं 1 2 3, जिसका अमाउंट है 7,000, 750 और 450। तीनों के अमाउंट हम अब प्लस करेंगे। तीनों की प्लस है 8,200 और इस 8,200 को हम ऐड करेंगे 75,000 में, तो हमारा टोटल आएगा 83,200। देन अब हमने जितने भी ट्रांजेक्शन छोड़ दिए थे, जिनको हमने पढ़ते समय देखा था कि ये माइनस होने वाले हैं, अब हम उन सबको लिख लेंगे लेस वाले ट्रांजेक्शन में। तो लेस नंबर 1, अंडर रिकवरी ऑफ ऑफिस ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट 5,000। नंबर 2, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ₹500। नंबर 3, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 10,000। नंबर 4, एक्सेस डेप्रिसिएशन रिटर्न इन फिनेंशियल बुक 2,500। तो 4 ट्रांजेक्शन हमको जो है माइनस वाले मिले। इन चारों की हम टोटल लगाएंगे, तो इन चारों की टोटल आएगी 18,000 और इस 18,000 को हम ऊपर जो टोटल हमको दिख रही है 83,200, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 65,200। अब हम इसको क्या नाम देंगे? तो हमने क्वेश्चन की शुरुआत देखिए की थी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो वही हमको यहाँ आंसर में नीचे लिखना है, बस कॉस्ट के अकाउंट पर आपका रिप्लेस हो जाएगा फिनेंशियल अकाउंट। तो हम इस आंसर को नाम देंगे प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। अगर हम क्वेश्चन की शुरुआत फिनेंशियल के प्रॉफिट से करते हैं तो आंसर आता हमारा कॉस्ट अकाउंट। तो ये क्वेश्चन में आपको कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट दिया था, शुरुआत कॉस्ट अकाउंट से हुई थी, तो आंसर जो आएगा आपका फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट। तो अगर हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की शुरुआत कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा हम उसको नाम देंगे प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। और अगर हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की शुरुआत प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट से करते हैं तो जो आंसर आएगा हमारा हम उसको नाम देंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसके, बस आपको प्लस या माइनस करना है, लेकिन प्लस माइनस के आपको थोड़े से नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो खास बात है मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि किसी ट्रांजेक्शन के साथ अगर कुछ भी लिखा ना हो कि उसका रिकॉर्ड फिनेंशियल में हुआ है कि कॉस्ट में हुआ है, इट मीन उसका रिकॉर्ड सिर्फ फिनेंशियल में हुआ है, कॉस्ट में नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे 2-3 ट्रांजेक्शन आपको दिखे होंगे जिसके साथ कुछ भी लिखा नहीं था, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम या प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनके साथ कुछ भी लिखा नहीं था। तो इट मीन्स इनका रिकॉर्ड सिर्फ फिनेंशियल में, कॉस्ट में नहीं हुआ है, मतलब ये कॉस्ट में लिखे नहीं है, मतलब कॉस्ट में कम है। तो कम रूल क्या है, खर्चों का कम को कम करो और इनकम को कम हो तो जोड़ो। तो ये कुछ नियम थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो सभी लोग देख लीजिए। आपके इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में क्वेश्चन और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। इस क्वेश्चन को आप घर पे सोल्व करिए और अगर आपका आंसर नहीं आता है या आंसर आ भी जाए तो मुझे कमेंट में अवश्य कहिए। तो देखा होगा आपने कितना इजी ये चैप्टर है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कॉस्ट अकाउंट में। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आपको दिख रहा है, उस पर मुझे कॉल करके भी आप क्वेश्चन से संबंधित समस्या या कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।